मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज है सरगर्मियां। हम इस वक्त बुंदेलखंड में हैं। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कह सकते हैं हम इसे। हम खुरई विधानसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के भूपेंद्र सिंह साहब, उनसे बात करेंगे। 3 हिस्सों में बात करेंगे हम। पहला हिस्सा बुंदेलखंड पे बात करेंगे, दूसरा हिस्सा मध्य प्रदेश पर बात करेंगे, और जो तीसरा हिस्सा है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बात करेंगे। उनके साथ जाके देखेंगे भी उस विधानसभा में। हालांकि अभी हम एक बार होके आ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इसमें। आपका बहुत स्वागत है सागर में। बुंदेलखंड पिछली बार तो ऐसे 26 सीटें थीं, बहुत अच्छा 17 आपको दे गया। इस बार क्या अनुमान है? देखिए प्रवीण जी, इस बार कम से कम 20 सीट हम लोगों को बुंदेलखंड में मिल रही हैं, और ज़्यादा भी हो सकती, पर 20 से कम सीट नहीं मिलेगी। पिछले बार से हमारी सीटें 4 सीटें बढ़ेंगी। नहीं तो क्या एक आपको वजह लगती है, क्योंकि जो आपका ये वाला इलाका है इसका बहुत सारा बेल्ट यूपी से सटा हुआ है और बहुत सारे मुद्दे वहाँ के भी प्रभावित कर जाते हैं बुंदेलखंड में? नहीं, निश्चित रूप से हमारे बुंदेलखंड का काफ़ी कुछ हिस्सा यूपी से कनेक्ट होता है, और यूपी का जो सुशासन है, विकास है, उसका भी संदेश बुंदेलखंड में जाता है। और दूसरा जो विकास बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है, उससे बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं कि लगातार बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसका मुख्य कारण है बुंदेलखंड में कांग्रेस के समय बहुत उपेक्षा हुई बुंदेलखंड की, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से तेज़ी से विकास बुंदेलखंड का हुआ है। अभी आप देखेंगे तो पिछले माह ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड में बीना के अंदर 50,000 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिसमें बीना रिफाइनरी का एक्सटेंशन और पेट्रोकेमिकल प्लांट लग रहा है। अब इससे कम से कम 2 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, और लगभग हज़ारों की संख्या में इंसुलरी यूनिट इससे पूरे सागर ज़िले में और उस तरफ विदिशा ज़िले में आएंगी। दूसरा, बुंदेलखंड की लंबे समय से जो एक जीवन रेखा थी, वो केन बेतवा नदी परियोजना, वो भी स्वीकृत हो गई, और 40,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हो गई। तो उससे भी मतलब एक माह में 90,000 करोड़ अकेले बुंदेलखंड में 2 जिलों में, सागर छतरपुर में हुए। फिर हम देखेंगे तो हमारे बुंदेलखंड के सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज हो गए, चाहे दमोह हो, छतरपुर हो, पन्ना हो, टीकमगढ़ हो, सभी जगह मेडिकल कॉलेज सागर में पहले बन गया था। सिंचाई की अनेक योजनाएं, बाकी सब सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जंक्शन है मध्य प्रदेश का सागर सड़कों के मामले में, तो एक बहुत अच्छी सड़कें, ओवरब्रिज, ये सारे काम भी हुए हैं। तो विकास के कारण ही जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बुंदेलखंड में है। सपा और बसपा भी कभी कभी यहाँ पर, भले ठीक है हम कह रहे हैं कि सीटें नहीं ला पाए, लेकिन आपको और कांग्रेस दोनों को डैमेज कर देती है। इस बार कुछ वैसा कुछ आपको आशंका या कुछ डर? देखिए, अगर हम देखेंगे तो सपा का तो खैर बहुत प्रभाव नहीं है, पर बसपा का एक वोटर है। तो अगर बसपा का कोई मजबूत प्रत्याशी होता है तो फिर वो वोटर बसपा की तरफ जाता है। तो कुछ जगह मजबूत प्रत्याशी हैं बसपा के, कुछ जगह नहीं है, तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव पड़ेगा। आपके यहाँ 4 महिलाएं उतार दी कांग्रेस ने सागर में, और वो एक ट्रेंड सेट करने के उसमें है कि लाडली लक्ष्मी के जवाब में हमने ज़्यादा टिकट दे दिया। कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, महिलाएं खड़ी करने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि महिलाओं के कल्याण के लिए आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने कौन सा काम किया है, उससे फ़र्क पड़ता है। जब महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम मोदी जी, स्वराज जी की सरकार ने किया है, वो आज पूरे मध्य प्रदेश में आप मान के चलो कि 90% महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। कितने बड़े बड़े निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए हैं। आप देखें, महिलाओं को विधानसभा लोकसभाओं में 33% का आरक्षण, महिला कल्याण की योजनाएं, फिर चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हो,
अगर बेटियों के साथ कोई घटना होती है तो फांसी की सज़ा का प्रावधान। हमारी मुस्लिम समाज की जो बहनें थीं जिनको जीवन नरक बन जाता था, उनको 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाने का काम। तो महिला कल्याण में कांग्रेस ने तो कभी काम किया नहीं। काम जो भी किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इसलिए आप ये मान के चले कि 90% वोट इस बार महिलाओं का, हमने महिला राष्ट्रपति बनाई, ट्राइबल से बनाई, तो 90% वोट महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। अच्छा, संत रविदास मंदिर का सागर से बड़ा कनेक्शन है। प्रधानमंत्री जी उसका भूमि पूजन करने आए और ये कमिट करके भी गए हैं कि वो उद्घाटन भी वही करेंगे। तो एक जो वर्ग यहाँ पर कहा जाता है कि भाई 80 वोटर बड़ा इस बात को लेके संवेदी है, ये भी आपको लगता है कि आपके पक्ष में जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारे बुंदेलखंड में रविदास जी को मानने वाले, उनके अनुयायी काफ़ी बड़ी संख्या में, और अभी तक ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कभी भी कांग्रेस सरकार में संत रविदास जी का जो मंदिर बनाने का काम हो या उनके बारे में लोग जाने, इस दिशा में कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं। और इसीलिए सागर को सरकार ने चुना और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी और प्रधानमंत्री जी ये भी कह के गए हैं कि हम लोकार्पण में भी आएंगे। तो जो हमारे रविदास समाज के जो अनुयायी हैं, जो संत के वैसे तो सभी हैं, पर विशेष रूप से जो रविदास जी को मानते हैं, वो उनमें काफ़ी सकारात्मक प्रभाव इस बात का हुआ है और तेज़ी से झुकाव उनका भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। ये अगर 8 सीटों की बात करें हम, आपके यहाँ की सागर की भी और पूरे बुंदेलखंड की, तो कुछ फिगर आप दे सकते हैं कि कितनी सीटें आप अनुमानित करके चल रहे हैं, क्योंकि आप तो चुनाव को लेकर आपका प्रबंधन का बहुत अच्छा अनुभव है। देखिए प्रवीण जी, अभी जिस सारे संभाग में सब जगह बातचीत हो रही है और उससे जो निकल कर आ रहा है उसमें कम से कम हम लोग 20 सीट जीत रहे हैं और 6 सीटें ऐसी हैं कि उसमें से हार जीत कुछ भी हो सकती है, जो क्लोज फाइट में है, पर 20 क्लियर। यूँ तो भूपेंद्र जी खुरई से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी का एक बड़ा नाम है। बहुत लंबे वक्त से आप उन्हें देख रहे हो कि बहुत सारी विधानसभाओं की जिम्मेदारी, प्रदेश की बीजेपी से जुड़ी हुई सियासत की जिम्मेदारी उनके पास रहती है। लिहाजा एक प्रदेश व्यापी क्या माहौल है उस पर बात करते हैं। सर, आपकी तो पूरी टीम यहाँ इंगेज है, तो जाहिर है आप दूसरी जगह भी ध्यान दे रहे होंगे। क्या आकलन है आपका प्रदेश को लेकर? पूरे प्रदेश में सब जगह बातचीत हो रही है और जो सब तरह से फीडबैक आ रहा है उसमें अभी लगभग हम लोग 135 सीट पर लगभग क्लियर और बाकी सीटें फाइट में है, तो उनमें परिणाम जो भी होगा वो उससे आगे स्पष्ट होगा। पर अभी आज तक की स्थिति में हम 135 सीट पर बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस कह रही थी कि कुछ आशंका आप लोगों के मन में थी, इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री और सांसद उतार दिए। इनके आने से फ़ायदा हुआ होगा आपको लगता है? देखिए, चुनावी रणनीति का एक हिस्सा था। जब हमारे बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो उस पूरे क्षेत्र का कार्यकर्ता उत्साहित होता है और उससे उस पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बनता है। उस प्रभाव का लाभ उस पूरे आसपास के ज़िलों में मिलता है। तो ये पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा था और
उसमें हम लोग सफल हुए और उसी दिन से कांग्रेस फिर लगातार पीछे जाती गई और आखिरी में तो एकदम कांग्रेस बिखर गई, क्योंकि उनकी इस तरह की तैयारी ही नहीं थी। और उसी समय फिर जिस तरह का विवाद कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी में और बाकी लोगों में हुआ, टिकटों को लेकर जिस तरह से विलम्ब हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह से विवाद हुए, बदले गए, वो सारी चीज़ें हुई, तो कांग्रेस चुनाव अभियान खड़ा ही नहीं कर सकी, चुनाव का वातावरण ही नहीं बना सकी। और दूसरा कारण ये है कि चुनाव के लिए मुद्दे होते हैं। इस बार चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो लोगों से वोट की अपील करें, और इस कारण से कांग्रेस लगातार पीछे चली गई। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि और सीटें बढ़ेंगी और हम कम से कम 150 क्रॉस करेंगे, बहुत बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने एक विषय की तरफ इशारा किया, वो दोनों दलों में था जो असंतोष आपके यहाँ भी हुआ, वहाँ भी हुआ। उन्होंने असंतोष को कंट्रोल करने के लिए कुछ सीटें बदली, लगभग 7 सीटें। आपके यहाँ एक भी सीट नहीं बदली गई। आप लोग अपना असंतोष, आपको लगता है सद गया जो आपके यहाँ है वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ प्रत्याशियों की अधिकता थी। विधायक के कद के हर विधानसभा में 2-2, 5-5, 10-10 कैंडिडेट थे, तो हमारे लिए मुश्किलें ज़्यादा थी। पर उस तुलना में हम देखें तो बहुत कुछ सीटों को छोड़ दें, 2-5 सीटों को, तो बाकी सभी जगह पार्टी लोगों को समझाने में सफल हुई और सब मिलकर अब चुनाव, हमारा चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे स्थानीय नेतृत्व हो, सब मिलकर अब चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए ऐसा अब कोई विषय नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी के जहाँ जितने भी दौरे हुए मध्य प्रदेश में, उन्होंने कुछ गारंटियाँ गिनाई लोगों को, और वो ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जैसे कर्नाटक में उन्होंने गारंटियाँ गिनाई थी और वो काम आ गया था, महिलाओं को 1500 रुपये देना या गैस सिलेंडर सस्ता देना, आपके यहाँ भी ये शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि किसका अपील कर जाएगा? देखिए प्रवीण जी, जिस तरह से अभी प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने जो गारंटी की बात की है या जो योजनाएं गिनाने की बात की है, ये पिछले बार मध्य प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने पहले भी की थी, पर वो कोई काम हुए नहीं। चूँकि वो कोई काम नहीं हुए तो जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। मैं ये मानकर चलता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति की एक बार विश्वसनीयता समाप्त होती है तो फिर वो व्यक्ति कभी सरवाइव नहीं कर पाता। और कांग्रेस की और कमलनाथ जी की विश्वसनीयता पूरी तरह से जनता में पिछले बार जो धोखे हुए उससे विश्वसनीयता समाप्त हो गई। और उनके जितने विषय थे, अगर नारी बहना का विषय था तो वो देने की बात कर रहे थे, हम लोगों ने दे दिया। गैस सिलेंडर की वो बात कर रहे थे, हम लोगों ने दे दिया। तो चाहे किसानों की बात हो, चाहे बाकी नौजवानों की बात हो, तो कोई भी मुद्दा उनका चल इसलिए नहीं पा रहा है कि आप तो कह रहे हो और हम तो कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि जो कर रहा है हम उसके साथ जाएंगे, आप बाद में करोगे नहीं करोगे, बाद में फिर पहले जैसा कह दोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली कर गई भारतीय जनता पार्टी, तो अब हम कैसे करें। जैसा पिछली बार कहा था, कर्ज माफ़ी में 1.25 साल तक कर्ज माफ़ी नहीं हुई, लाल पीले नीले हरे फॉर्म भरवाते रहे और यही कहते रहे कि भाजपा ने खजाना खाली कर दिया। तो आपने घोषणा क्यों की थी? और खजाना कोई औरंगजेब का खजाना थोड़ी कि भाजपा लूट के ले गई। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई थी उन योजनाओं में पैसा दिया, सरकार वही थी। फिर आपके समय पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके समय भ्रष्टाचार था, पैसा खजाने में नहीं आ रहा था, कांग्रेस के लोगों की जेब में जा रहा था। और इस कारण से अब विश्वसनीयता कांग्रेस की
चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कमलनाथ जी हो। दिग्विजय सिंह जी की तो पहले भी नहीं थी विश्वसनीयता। कमलनाथ जी को पहले लोग मानते थे, पर अब तो वो विश्वसनीयता भी समाप्त हो गई। और पिछले बार हम देखें तो कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल रीजन में कहा था कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना रहे, थोड़ा फर्क वहाँ पड़ा। महाकौशल रीजन में कहा कि कमलनाथ जी सीएम बन रहे, तो थोड़ा फर्क महाकौशल रीजन में पड़ा। इस बार वो कोई विषय है नहीं है। पिछले बार कुछ विषय विशेष रूप से ग्वालियर रीजन में दो वर्गों के बीच, दो समाजों के बीच टकराव हो गया था, वो विषय नहीं है। कर्ज माफ़ी का एक मुद्दा था, उस समय नया था, वो विषय अब नहीं है। तो अब कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जिससे कांग्रेस को लोग वोट करें। तो कहीं कुछ कांग्रेस है नहीं। आपको लगता है कि लाडली बहना जो आपने शुरू किया, इनपुट भी जिस तरह के आ रहे हैं, गेम चेंजर हो जाएगी इस बार आपके लिए ये योजना? बिल्कुल निश्चित रूप से लाडली बहना योजना हमारे लिए, बाकी योजनाएं भी है, पर हमने जो अनुभव किया कि गांव में, गरीब में सबसे ज़्यादा जिन योजनाओं के कारण गरीब के जीवन में परिवर्तन आया है, उसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, दूसरा हमारी लाडली बहना योजना है, तीसरा हमारी जो उज्ज्वला गैस योजना है, चौथा जो गरीब को हम निःशुल्क राशन दे रहे हैं वो योजना है, और पांचवी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम किसानों को जो पैसा दे रहे हैं। कल मैं अपने क्षेत्र में था तो एक किसान ने बताया कि उनको एक साल में लाडली बहना का और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 1.25 लाख रुपए मिला है। तो एक परिवार को सिर्फ 2 योजनाओं में एक साल में 1.25 लाख रुपए मिल जाए तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा पैसा होता है, 1.25 लाख रुपए। तो इससे गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। तो ये योजनाएं हमारी बहुत पॉपुलर स्कीम। एक सवाल जरूर करना यहाँ बिल्कुल लाजिम भी है कि इंडिया गठबंधन की बात कही गई थी, और जब वो शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था कि जो सत्ता पक्ष है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या देश का, थोड़ा सशंकित है। लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से बयान आए उस पर बात करते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कमलनाथ जी के लिए कुछ टिप्पणी की। आपको लगता है ये गठबंधन कुछ आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? नहीं, गठबंधन प्रवीण जी इसलिए नहीं कर सकता है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन इस तरह का गठबंधन है कि हमें कैसे लाभ मिल जाए, और बिना मुद्दों के, बिना किसी विचार के, बिना किसी उसके, एक अवसरवादी गठबंधन है। और अभी हम लोगों ने देख लिया कि सब राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। तो गठबंधन तो उसी समय ख़त्म हो गया जब अखिलेश यादव के बारे में कमलनाथ जी ने कहा कि अखिलेश कौन है हम नहीं जानते। तो जिस तरह से अखिलेश का अपमान हुआ, अखिलेश ने तो और कड़े शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने चुरकट कह दिया। तो जब ये हालत है अभी, और बाकी जगह भी जहाँ जहाँ इनके गठबंधन थे, सब जगह यही हालत है। तो ये जो था, ये एक कोशिश उन्होंने की थी, पर चूँकि सब अपने अपने अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, व्यक्तियों की पार्टी है, और सबके अपने इंटरेस्ट हैं, तो अखिलेश यादव कांग्रेस को क्यों समझौता करेंगे? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 1 सीट नहीं देंगी कांग्रेस को, तो काय का समझौता? और इसलिए ये कोई समझौता टूटना ही था और टूट गया। आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा और कांग्रेस, इनको अगर किसको ज़्यादा चैलेंजिंग मानते हैं आप अभी यहाँ पे? देखिए, मध्य प्रदेश में तो अभी मुख्य रूप से कांग्रेस भाजपा में ही है, पर इस बार ताकत के साथ बसपा भी चुनाव लड़ रही है। आप पार्टी ने भी कई जगह जहां पर कांग्रेस या बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया, वहां पर कुछ, मतलब आपका तो वैसा कुछ नहीं है,
और जो दोनों पार्टियों में नई जिनको टिकट मिले ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने भी टिकट दिए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस भाजपा के बाद अगर तीसरी ताकत मध्य प्रदेश में होगी तो वो बसपा होगी, आप नहीं होगी, बसपा होगी। तो अभी भूपेंद्र जी से बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ प्रदेश के स्तर की हमने बात की, वहाँ बुंदेलखंड के स्तर की बात की, अब आगे करेंगे खुरई के स्तर की बात जहाँ से वो प्रत्याशी हैं। गिर गई, बैग गंदे हुए, स्कूल कैसे जाएंगे? ये जानी चाहिए। इस दौर में तो कोहरा मचाना पड़ेगा। गड्ढे किसके टकराए? 1000 में किसी बहन अपना घर चला लेगी? इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करा, कैंसर चालू करो और क्या? हमें नेताओं की जरूरत नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं हो पा रहा। जौन की दुकान खाने बैठो वही भगा देता। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कल दिन गिनना, कल जब आप नहीं तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। खुरई तो बीजेपी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। 1990 से अब तक बीजेपी यहां से 6 बार जीत चुकी है। हालांकि भूपेंद्र सिंह जब से यहां आए हैं तब से उन्होंने इस इलाके के लिए काम भी बहुत किया। अपनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच संवाद करने नीलकंठेश्वर धाम पहुंचे भूपेंद्र सिंह ने मतदाताओं से पहले अर्जी लगाई भगवान भोलेनाथ, भगवान राम और हनुमान जी के सामने। कितनी बार विधानसभा का दौरा करते हैं, इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह बहुत इत्मीनान वाले भाव में कहते हैं कि खुरई का विकास जो मैंने कराया है वही मार्कशीट जनता के पास है और मेरा चुनाव भी वही जनता लड़ती है। मुझे लगातार आने की जरूरत नहीं होती। यहाँ का चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक नेता वोट मांगते थे, अब जनता वोट मांग रही है नेताओं से। तो ये जनता का चुनाव है, हमारा जनता का चुनाव हो गया। मंदिर के बाहर ही लगा था पंडाल, यहाँ उनके अपने भी बैठे थे और मतदाता भी। चूंकि इलाका बुंदेलखंड का है, वक्ता और श्रोता दोनों बुंदेली हैं, तो फिर जाहिर है कि सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना के बारे में बुंदेली से बेहतर संवाद संप्रेषण का जरिया भला और क्या हो सकता था। कुछ इस तरह उन्होंने सर पर लंबा घूंघट लिए बैठी महिलाओं को योजना के बारे में समझाया। एक जनी से हमने पूछी कि का फायदा भाव, थोड़ी सियानी हती, कहने लगी भैया जब से जे पैसा आए हैं कई उदना से बहू चुपर के खुआऊ लगी। पहले बहू चुपर के न खुआती, अब जब से 1250 आए हैं तो बहू भी चुपर के खुआन लगी। कोई चुरियों वारों से पूछो जो बहनें चुरियां बेचत हैं, उनकी चुरियां पहले से दुगनी तिगनी बिकन लगी उनकी चुरियां। अब गांव में जात है तो बहनों के पास पैसा है तो चूड़ियां खरीद रही, पैसा है तो बच्चों के कपड़े भी खरीद रही, दवाई की जरूरत है तो दवाई भी खरीद रही, कबहू चाट खाने है तो चाट भी खा रही, चाय पीने है तो चाय भी पी रही। क्योंकि एक बड़ी मदद सरकार की तरफ से, एक बहन ने हमसे कहा कि भैया सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि पहले बैंकों में बहनें खाता खोलना नहीं जानती थी। बोले जब से पैसा आया तब से सब बहनों के बैंक में खाते खुल गए और अब बहनें खुद पैसा जमा करती है, खुद निकालती है। तो सब बहनें बैंकिंग सिस्टम सीख गई। सारी की सारी बहनें बैंकों में जाना, पैसा निकालना, जमा करना, ये सारी की सारी चीजें
हमारी बहनें सीख गई। तो ये इतने लाभ इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों को ये लाभ हुआ है। ये सारा पैसा खाते में डालते इसलिए है कि कोई बीच में गड़बड़ी ना कर सके, पूरा पैसा आपको मिल सके, आप अपने पसंद का सामान खरीदो, इसलिए सारा पैसा आपके खाते में डालते, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे लाडली बहना का पैसा, जो भी पैसा, सारा पैसा खाते में डालते हैं जिससे कोई गड़बड़ी हो ना सके। गांव में होने वाली सभाओं में जहां भोजन का भी इंतजाम हो, सभा कम और मेला मजमा जैसा ज्यादा हो जाता है। पूरा परिवार जमा है, बच्चे भी आए हैं जिन्हें शायद पता नहीं कि आयोजन क्या है, लेकिन चूंकि उनके माता पिता अपने पसंदीदा नेता को देखने सुनने आए हैं तो वे भी इस आउटिंग का लुत्फ लेने से भला कैसे चूक जाते। इलेक्शन जब होते हैं गांव में तो किसी मेले किसी उत्सव से कम नहीं होते। आप देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिन्होंने कैप लगाया हुआ है और उनके काची के हमारे सरपंच आए। बेटा ये बताओ ये क्या हो रहा है, क्यों आए हो यहाँ, क्यों आए हो बताओ। जो तोला काची के सरपंच हैं वो भी आए। आप बताओ क्यों आए हो यहाँ पे, नहीं मालूम भैया। इनको बच्चों को क्यों लाए, हमारे जो बच्चों को क्यों लेके आए हो? वो भी सर स्वागत करें। मंत्री जी हमारे के लिए सिलापरी के सरपंच कहाँ, कौन से गांव के हो? बलवंत सिंह, वो भी स्वागत करें। प्रदीप तो यादव कैप लगाया हुआ उन्होंने नाम का, और जैसे मैंने कहा कि भाई जब भी गांव में इस तरह का कोई भी आयोजन होगा या कुछ होगा तो गांव के जो तमाम स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। तरह का ये मजमा है, भारतीय जनता पार्टी के उत्सव वरिष्ठ है। नेता लोग कहते भी हैं भाई लोकतंत्र का उत्सव है, तो लोकतंत्र का उत्सव शहरों में होता होगा, गांव में एक तरह का गेट टुगेदर है, आयोजन है। करीब 25-30 ग्रामीण खुरई। अंचल के